एक असमाप्त कथा की आगे की श्रृंखला में आज सुनिए रमा सिंह की कहानी अनलिखा वसीयतनामा। होटल का उद्घाटन समारोह था, 3 स्टार होटल का। ताऊ जी के तीनों बेटों ने बारी बारी से फ़ोन पर आग्रह किया था आने के लिए। बचपन से उन सभी भाइयों को हर काम मेरे साथ करने की आदत जो पड़ गई थी। हर काम में मुझे आगे कर देते, चाहे बाबूजी या ताऊ जी से खर्च के पैसे मांगने हों या फिर कहीं जाने के लिए बड़ी अम्मा से इजाज़त लेनी पड़े। मैं भी कहाँ की कब की बातें सोचने लग गई। उन बातों को गुजरे तो वर्षों बीत गए। अब तो बात ही उल्टी हो गई थी। ताऊ जी रिटायर कर गए थे और बड़ी अम्मा सिकुड़ कर दुबक गई थी अपने बुढ़ापे की खोल में। ताऊ जी थे भी सख्त किस्म के आदमी, लेकिन बड़ी अम्मा बेटों को अपना ही अंश समझकर समर्पित होती रहीं और कभी कभार बेटों से ज़रूरत की कुछ बातें मुझी से तो कहलवाती थीं। अब तो इस परिच्छेद को भी गुजरे वर्ष बीत गए। मैं उस होटल वाले जश्न में जाने नहीं जाने की दुविधा में अटकी अन्यमनस्क स्थिति में बैठी थी कि तभी मेरी बेटी ने टोका, अम्मा कुछ अजीब नहीं लगता आपको क्या? कहते हुए मैंने अपनी आंखें उस पर टिका दी। जहाँ नाना नानी रहा करते थे, आप लोग बड़े हुए, मैं पैदा हुई थी। हम लोग वहाँ उनके साथ छुट्टियाँ बिताने के लिए साल भर इंतज़ार किया करते थे। दूल्हा बने मामा ब्याह कर मामी लाने गए थे। वहाँ और भी बहुत कुछ मम्मा। उस घर को होटल के रूप में देखना। मैं उसकी बातें सुनती गुमसुम बनी। उन्हीं दिनों को सोचना ही चाहती थी कि उसने फिर मुझे टोका, कुछ अजीब नहीं लगता आपको क्या? यही कि कोई घर इतने सारे खास लोगों की चहल पहल सुख दुख समेटे कब से जी रहा हो और फिर एक दिन अचानक सब कुछ को झटक कर वह एक खूबसूरत शानदार होटल में तब्दील हो जाए। और आगे मैंने उसकी बात को मन ही मन पूरा किया। जैसे एक नवयुवती को जो किसी भरे पूरे परिवार में विभिन्न रिश्तों की मोहकता और आकर्षण में जी रही हो, एक दिन सजा धजा कर मंदिर में ले जाकर भगवान को अर्पित कर देवदासी बना दिया जाए, कुछ ऐसा ही लगता है ना? लेकिन प्रत्यक्ष में मैंने कहा, बेटी घर तो लोगों से होता है ना। जब वहाँ कोई रहने वाला ही नहीं तो फिर उसे यूं ही खाली रखने से फायदा? यह तो मैं भी समझती हूँ, लेकिन खैर छोड़िए इन सब बातों को। हम लोग चल रहे हैं ना उस फंक्शन में। मैंने समर्थन में सर हिलाया और जाने की तैयारी में लग गई। रह रहकर विभिन्न शहरों में किश्तों में गुजारी जिंदगी बड़ी अम्मा और ताऊ जी के साथ याद आने लगी। कभी आंखें भर आती तो कभी काम करते हाथ थम जाते। मैंने अपनी माँ को देखा भी नहीं था, मुझे जनते ही चल बसी थी और बड़ी अम्मा गांव से मुझे अपने साथ ले आई थी। सबों से कहती, 3 बेटे एक यही बेटी। उस समय से लेकर अब तक के जिए यथार्थ को, दाखिल खारिज होते रिश्ते की पकड़ को यदि सोच का सिलसिला देने लगती हूँ तो वह सब रंगमंच पर खेला जा रहा एक अभिनय ही तो लगने लगता है, जहाँ दृश्य, परिवेश, संगीत, लाइट सभी कुछ बदल जाते हैं कथानक और पात्रों के बदलने के साथ। लेकिन ऐसे बेशुमार जिए लम्हों में रिश्तों के दरमियान भीतर ही भीतर दीमक के कुतरने की पीड़ा को सह पाना आसान नहीं होता। ऐसे दिनों की स्मृति में डुबकी लगाते ही मुंह में खारे पानी का स्वाद ही भर जाता है और तब वह सारी सोच जिंदगी का हासिल तजुर्बा भर नहीं रह जाता, खासकर जब आप खुद शुरू से अंत तक उस कथानक के किरदार रह चुके हों। उन भोगते हुए क्षणों का हमसफर तब और भी मन पर एक बोझ लगता है जिसे व्यक्त कर पाने का अर्थ भी चुक गया होता है। नौकरी में सरकारी आदेश पर ताऊ जी अपने कुनबे को लिए खाना बदोश की तरह एक शहर से दूसरे शहर में गृहस्थी बनाते और उठाते रहे। हमारा सब कुछ बदल जाता।
स्कूल, सखी सहेली, दोस्त दुश्मन। हम लोग अपनी जिंदगी के वर्षों को छोटी छोटी किश्तों में उन शहरों को सौंपते रहे। रंगमंच का दृश्य बदलने लगा था। अब हम लोग छूटने लगे हैं, जैसे अब तक एक दूसरे का हाथ पकड़े गोल गोल घूम रहे हो। बीच में ताऊ जी बड़ी अम्मा के होने का एहसास लिए। बड़ा भाई तब छूटा जब वह इंजीनियरिंग पढ़ने चला गया, दूसरा भाई जब मेडिकल कॉलेज गया, तीसरा जब आगे की पढ़ाई करने दिल्ली चला गया, और मैं जब ब्याह कर दूसरे घर चली गई थी। बड़ा भाई जब पहली दफ़ा अलग हुआ तो हम पांचों प्राणी एक दूसरे से छिपकर रोए थे। पहली बार हमारे कुनबे से कोई अलग हो रहा था। उसकी अनुपस्थिति चुपचाप हमारे बीच हमें घायल करती रहती थी। जब बच गए थे सिर्फ 2 प्राणी, ताऊ जी और बड़ी अम्मा। कुछ ही शहर बदले थे कि रिटायर होकर पटना में किश्तों पर सरकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक घर उन्होंने ले लिया और आ बसे थे। अब रंगमंच पर बहुत कुछ बदल गया था। सुबह की हमारी स्कूल कॉलेज जाने की हलचल रही नहीं। शाम को घड़ी के टिक टिक पर बड़ी अम्मा के थिरकते पांव थम गए थे। ताऊ जी को ऑफिस से ही नहीं, घर के बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए डांटने फटकारने से भी छुटकारा मिल गया था। अब वे बैठे देखते रोज सुबह सूर्य की किरणें छज्जे पर आती, धीरे धीरे नीचे उतरती, आंगन को पार करती, घेरे के बाहर की झाड़ियों पर उचक कर चढ़ जाती, फिर वहां से विदा लेती। मैं कभी कभार आती तो वह घर खाली खाली लगता। हम उतने अमीर नहीं थे कि सबों के कमरे अलग अलग होते, या कुर्सियां या फिर कुछ और चीजें जिसे देखकर किसी भाई की अनुपस्थिति हमें कचोटती। हाँ, रैक पर सजी कुछ किताबें थीं जो उन दिनों की आंख मिचौनी खेलती उम्र की याद ताजा कर जाती। किताबें खरीदने का शौक तीनों को था। किताब चाहे कोई भी खरीदे, पहले अपना नाम चुपके से यदि तीनों में से कोई एक लिख देता तो फिर कुछ दिनों बाद उस पर उसका स्वामित्व कायम हो जाता। वे तीनों जब नौकरी पर अलग चले गए तो किताबें वैसी ही रैक पर सजी रह गईं, जिन्हें मैं जब आती तो उलट पुलट कर देखती, उनके नाम पढ़ती, वो वाकया याद आता और खुद ही मुस्कुरा पड़ती। ताऊ जी की नौकरी की ईमानदारी पैबंद बनकर उनके रहन सहन पर चिपक गई थी। बहुएं कहती, बाबूजी ने हमारे लिए क्या बचा कर रखा। ऐसी बाहरी आय वाली नौकरी और जीवन भर फक्कर ही रहे, कमाए तो होंगे ही, दबा कर रखा होगा। हम लोग तो देखने आते नहीं, खुद पर लुटा रहे होंगे। गनीमत थी कि बेटों ने ऐसा नहीं सोचा था। ईमानदारी का ताप सहते गरीबी में पले थे और जानते थे कि किस तरह बचत कर करके उनकी पढ़ाई का खर्च जुटाया जाता था। ममता के अथाह सागर को समोए बड़ी अम्मा गांव शहर के संयुक्त परिवार के सुख दुख, स्वार्थ ईर्ष्या को समेटे शेषनाग की तरह उन्हें थामे रहीं। बड़ी तन्मयता से बहुओं को निहारती, कितने अरमान से डोली से उतार कर लाई थी, और अब कैसी रूखी सूखी उनके लिए हो गई हैं। कभी उनके पास बैठ हाल चाल भी नहीं पूछती, बस आती हैं। बाहर घूमना, बाजार करना, बाहर खाना जैसी सारी सुविधा, सारे सुख दुख पी जाना चाह रही हूँ। बड़ी अम्मा बेटे की, बच्चों की, बहू की पसंद की चीज़ें बनाती खिलाती। एक बार फिर उनके थमे पाँव में थिरकन आ जाती। वे 2-4 दिन रहते और सारा काम हो गया तो चल देते। बड़ी अम्मा थकी हारी अक्सर दम्मे की चपेट में आ जाती थी। तभी ताऊ जी गुस्से में कहते, मूर्खा हैं मूर्खा, अपनी भूख अपने शरीर का तो कुछ ख्याल ही नहीं, देवी माँ बनी फिरती हैं। लेकिन कहाँ, ताऊ जी की बात ही सही निकली। अंत में आखिर वह सब होक्ष ही साबित हुआ ना। बड़ी अम्मा का स्नेह, अपनापन, सरलता, सभी कुछ। जीवन भर अपना शरीर तप पाने से क्या मिला? यही ना कि एक एंटीक पीस की तरह वह अपनों द्वारा इस्तेमाल की जाने लगी थी। उन्होंने चाहा भी तो कुछ नहीं था।
किसी से नहीं। लेकिन यह भी कैसे मालूम? क्या किसी ने ऐसा माहौल बनाया था, अपने निजी सुख में थोड़ी भी ढील दी थी कि ऐसा सुकून पसर जाता जिसमें वो अपनी छुपी इच्छा को व्यक्त कर पाती? क्या जीवन भर उन्हें कभी अपने आप को समेटकर अपनी संपूर्णता में जीने की चाह नहीं हुई? या फिर वह जान ही नहीं पाई कि ऐसे शब्दों के अर्थ भी जिए जाते हैं? दृश्य, परिवेश, संदर्भ सब कुछ बड़ी तेजी से बदलते जा रहे थे। रंगमंच की रोचकता, चहल पहल, संगीत, रोशनी जैसे सब कुछ फीका हो चला था। ताऊ जी अपने आप के स्वाभिमान से आवृत कसमसाते से तनाव में जी रहे थे। उनके MIG घर की दीवारों में छिटपुट दरारें दिखने लगी थी। घर मटमैला और पुराना सा लगने लगा था। दरवाजों में दीमक लग गए थे। बाहर की तरफ खुलने वाला दरवाज़ा तो बिल्कुल ही बेकार हो गया था। बिजली के तार बावजूद मरम्मत के कहीं कहीं से लटक गए थे। स्विच बोर्ड उखड़कर झूलने लगे थे, जैसे स्टेज पर रोशनी को अंधियारे के गलियारे में लाकर खड़ा कर दिया गया हो। मैं उनके पास कुछ ज़्यादा ही जाती थी। अक्सर उस घर की दीवारों, पेड़ पौधों को देखकर कहीं ताऊ जी के ढलते शरीर से मन उनकी तुलना कर बैठता। उनकी आंखों के नीचे सीक से बारीक बुनी हुई सी झुर्रियाँ घर के कोने में लगे मकड़े के जालों सी लगती। ताऊ जी किसी से कुछ कहते नहीं, सारा काम खुद करते। बिजली का बिल जमा करना, राशन, घर की हल्की फुल्की मरम्मत। काम से थककर आते तो हांफने लगते। इधर कई दिनों से करीबन रोज की ही 11 बजे के करीब जाते और 3 बजे लौटते तो थके हारे लुटे पिटे से। उन दिनों मैं वहीं थी। कई दिनों से उनसे कहना चाहती थी कि घर की थोड़ी बहुत मरम्मत करवा लें, बिजली के तार और दरवाजे भी, लेकिन उन्हें किसी काम में परेशान देखकर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। एक दिन मैंने पूछने पर उन्होंने बतलाया, मकान की किस्त अभी पूरी नहीं दे पाया हूँ। वह सिर्फ 20,000 की रकम बढ़ाकर 50,000 की हो गई थी। अब इतनी रकम देना संभव नहीं, फिर नहीं दिया तो रकम बढ़ती ही जाएगी। तो भाइयों से आप बात क्यों नहीं करते? की थी। फिर उन तीनों में से किसी के पास इतनी रकम नहीं कि मकान के लिए दे सकें। सोचते होंगे तीनों को बराबर हिस्सा मिलेगा, तो फिर कोई एक ही क्यों दे? एक ही क्यों, तीनों ही दे, बराबर ही सही। अपने डॉक्टर भाई की आर्थिक हालत तो तुम जानती हो। पत्नी बड़े घर की खर्चीली है, सो उसके पास पैसे रह ही नहीं पाते हैं। फिर बराबर देना तो हो नहीं सकेगा। नहीं ताऊ जी, ऐसी कोई बात नहीं, इतनी दूर की नहीं सोचते होंगे वे लोग। मैं बात करती हूँ। और तभी उन्हीं बचपन के दिनों की आत्मीयता में लिपटी मैं उनसे कह बैठी थी, ताऊ जी बहुत परेशान हैं मकान की रकम को लेकर। आप तीनों उस रकम की पूर्ति कर दें। आखिर एक दिन घर तो आप तीनों का ही होगा ना। बड़े भैया का उत्तर था, इस रकम को लेकर बाद में बखेड़ा खड़ा होगा, हम तीनों बराबर तो दे नहीं सकेंगे। मैं चुप लगा गई। यह आवाज़ उस भाई की नहीं, किसी अपरिचित की लगी थी। मुझे चुप देखकर बड़े भैया ने हंसते हुए कहा, पापा से कहो वह घर यदि मेरे नाम कर दे तो मैं रकम भी भर दूंगा और घर की मरम्मत भी। भाभी चाय नाश्ता लाने गई थी। मैं भाभी को वहीं उसी संदर्भ में खींचकर ले जाने की कोशिश करने लगी जहाँ हम चारों एक ही कमरे को शेयर करते थे। बड़े भैया, याद है बचपन में हम चारों अपनी प्यारी सी प्यारी चीज़ एक दूसरे को दे देते थे, अपने हिस्से का कैडबरी से लेकर कपड़े, जूते, साइकिल तक। अब ऐसा क्यों नहीं होता या हो सकता है? बड़े भैया अब पुख्ते विचारों के हो गए थे। संवेदना तो महज ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल की चीज़ समझने लगे थे। तब हम बच्चे थे अनु, दुनियादारी की बातें नहीं समझते थे। जिंदगी में हमेशा बच्चा तो नहीं रहा जा सकता है ना, बड़ा होना पड़ता है, व्यावहारिक भी। फिर तुम्हारी भाभी की सहमति भी तो जरूरी है। हम दोनों चुप थे। संवाद जैसे चूक गया था। भाभी गुलाब जामुन और नमकीन ले आई थी।
गुलाब जामुन खाते हुए मैं सोचने लगी, भाभी खाना बहुत ही स्वाद बनाती हैं, बड़े शौक से। तभी मुझे अपनी एक सहेली की कही कहावत याद आई, मर्द जिसके हाथ की रोटी खाता है उसी का हो जाता है। बचपन में माँ के हाथ की रोटी खाता है तो उसी का, और बाकी जिंदगी पत्नी के हाथ का खाते हुए पत्नी का। अब हम चारों भाई बहन के बीच एक दीवार खड़ी हो गई थी, अजनबीपन की। हम वर्षों से साथ रहे थे तो कुछ वर्ष दूर भी, और इन दूरियों में अपने अपने परिवेश की कसौटी पर अपने विचारों को घिस घिस कर अपने अनुकूल भी कर चुके थे। अपने चारों तरफ एक वृत्त खींच चुके थे जहाँ की खुशी ही हमारी उपलब्धि बन गई थी। अब वे बहुत कुछ ऐसा करते जो पहले ताऊ जी के डर से नहीं कर सकते थे। माँ के दुखी होने के बाद उन्हें उदास कर देती थी, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। जब माँ बाप बूढ़े हो गए हों, अपने बच्चे ही दूर रहना चाहते हैं, उन्हें भाई बहनों की कमी कभी नहीं अखरती। एक दिन ऐसे ही बड़ी अम्मा ने निराशा के स्वर में सहज ढंग से कहा था, अपने बेटी बहू तो बात मानने से रहे, नौकर चाकर भी बूढ़ी अशक्त जानकर कहना नहीं मानते हैं, सताने लगे हैं। सारी फल मिठाई दूध दही खा जाते हैं, फिर हमेशा वेतन बढ़ाने पर जोर देते रहते हैं। एक दिन पड़ोसी अंकल आए हुए थे अपनी पत्नी के साथ। उनके आने से माहौल बड़ा हल्का हो जाया करता था। पापा के साथ ही पढ़ते थे, साथ ही नौकरी भी की और अगल बगल घर भी ले रखा था। गर्मी की शाम थी, हम सभी बाहर ही बैठे थे। उन्होंने बातों और कहकाहों के बीच एक साथ हम सभी का ध्यान घर के बाहरी दीवार के अंतिम कोने की ओर दिलाया, जहां एक बड़ी सी दरार थी जिसकी कोख से पीपल का छोटा सा पौधा झांक रहा था। देखो, तुम्हारे घर तो दरारें और पीपल उग आए, अब मेरे घर उगने वाले हैं। एक बेटा बेटी तो अमेरिका जा बसे, अब छोटा भी एक आधा महीना में जाने वाला है। ऐसा कहते कहते पड़ोसी अंकल के चेहरे पर क्षण भर को विराग उभर आया, जिसे उन्होंने अपने ठहाके से ढक लिया था। ताऊ जी सहज रहे, लेकिन उनकी आंखों की चमक धप से बुझ गई और बातों का रुख जानबूझकर अमेरिका की तरफ मोड़ दिया गया। लेकिन बड़ी अम्मा का चेहरा सिठुआया सा गया था। उनका प्रफुल्लित सा चेहरा जम गया था, जिसमें सिर्फ झुर्रियाँ नजर आ रही थी, बारीक दरारों सी, और आंखों में कहीं का देखा सुना भूतहा खंडहर। दरारों में पीपल के पलते हुए पौधे की छाया उतर आई थी। अंकल जाने लगे थे, वैसी ही अपने मनोभाव को ढके सहज हंसी। हमारे जैसे हर किसी का घर दरारों के हवाले हो जाएगा, जहाँ पीपल उगेंगे पीपल। यह हमारी अगली पीढ़ी की खुदगर्ज पीढ़ी है। बेकार हमने जीवन भर अपने को गिरवी रखकर घर दिया। इतना कहते कहते अंकल गेट तक चले आए थे और हम लोग उन्हें विदा करते साथ थे। अंकल को विदा कर जब हम लोग वापस लौटे तो देखा बड़ी अम्मा वहाँ क्षण भर को रुक गई और दरार तथा उस पौधे को निहारने लगी। ताऊ जी भी एक नज़र उधर फेंकते हुए चिंतित स्वर में बोले, नज़र ही नहीं पड़ी थी अब तक, काफ़ी बड़ी दरार है, कहीं पूरी दीवार ही न कमज़ोर हो जाए। अचानक सब कुछ पूर्ववत ही चलते हुए रंगमंच पर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जैसे मॉर्निंग सॉन्ग बजाए जा रहे हों। लाइट मध्यम कर दी गई, सारा माहौल परिवेश संदर्भ सिसक उठा हो। बड़ी अम्मा के हाथ की चूड़ियाँ तोड़ी जा रही थी। दरअसल नायक की मौत हो गई थी। ताऊ जी गाँव गए थे बहुत दिनों बाद, वहीं रात को सोए तो सोए ही रह गया। बेटे बहुएं ही नहीं, मैं भी सोचती रही कि तुरंत बड़ी अम्मा को वहाँ से अपने पास कुछ दिनों के लिए भी लाना ठीक नहीं रहेगा। उनका दुख कुछ पुराना होगा तो फिर बेटों के पास और कभी कभी मेरे पास भी रहेंगी। वहाँ उस घर में अकेले तो उन्हें छोड़ा नहीं जा सकता था। अभी तो गांव के सबसे बड़े चाची चाचा और मेरे गांव वाले अपने भैया भाभी आए हुए थे, लेकिन आज ये सारी बातें क्यों कुरेद कुरेद कर मन में आती जा रही हैं।
इतनी शिद्दत से तो इसके पहले कभी नहीं यह सब याद आया था। शायद याद आया था, इससे भी ज़्यादा ही शिद्दत से। तब ताऊ जी को गुजरे 2 महीने भी नहीं हुए थे कि खबर मिली बड़ी अम्मा अब नहीं रहीं। अपने हर क्षण के व्यवहार से स्नेह बरसाती बड़ी अम्मा क्या सचमुच अब नहीं रहीं? क्या सचमुच? उनकी मौत ने शायद बहुत कुछ जो वर्षों से मन में जमा कुंद पड़ा था पिघला दिया। बात ही कुछ ऐसी थी। बड़ी अम्मा की 13वीं के दूसरे दिन गांव से आई चाची ने उनका बक्सा खोला था। उनके रोज बरोज इस्तेमाल के कपड़े, कुछ अन्य चीज़ें थी जिसे देखकर बड़ी भाभी और भाइयों के चेहरे पर कोई भी भाव पढ़ पाना मुश्किल था। लेकिन मझली भाभी चिढ़ी हुई थी। कुछ भी तो इसमें नहीं है। मेरी दादी की पेटी जब खोली गई थी तो सोने चांदी से भरी पड़ी थी। सभी बहुओं ने बांटे थे। ऐसे ही किस्से पर किस्से वह कुछ देर और सुनाती रही कि चाची ने उसकी तरफ पीठ करके मुंह चमकाया और दूसरी पेटी खोलने लगी थी। यह चदरे की पुरानी जंग पड़ी पेटी मैंने भी कभी बड़ी अम्मा को खोलते नहीं देखा था। मेरी भी उत्सुकता जगी, क्या हो सकता था भला इसमें? मझली भाभी ने फिर अपनी तान छेड़ी, ऐसे ही कुछ होंगे, देखना क्या ब्राह्मणों को दान कर दिया जाए। बड़े भैया चुप शांत बैठे थे और मझले भैया की आंखों में पत्नी के लिए हिकारत के भाव क्षण भर को तैर गए थे। चाची ने वह दूसरी पेटी खोली थी जिसे रंगमंच पर बहुत पुरानी सी बचपन की सुनी कोई धुन बजने लगी हो। मंच रंग बिरंगे गुब्बारों से भर गया हो, जैसे लाइटमैन ने सतरंगी रोशनी के फव्वारे खोल दिए हो। बक्से में 4 कॉपियाँ थीं, 2 लाइन वाली। हम दोनों की नज़रें एक साथ कॉपियों को पहचान लेते आपस में मिली थी। हम चारों की नज़रें एक साथ कॉपियों को पहचान लेते आपस में मिली थी। वैसे ही निश्चल, उतनी ही मृदुल जितनी बचपन में कुछ दिनों बाद अलग होकर फिर से मिलने पर हुआ करती थी। कॉपी खोली गई। हमारे प्रथम अक्षर ज्ञान के दरमियान वर्णमाला के अक्षर बेतरतीब बिखरे पड़े थे। फिर हमारे स्कूल के यूनिफॉर्म छोटे छोटे जो पुराने पड़ गए थे। चारों कॉपियों पर हम चारों भाई बहन का नाम ताऊ जी की लिखावट में लिखा हुआ था। हमारा बचपन उसमें सहेजा हुआ था। फिर उनकी माँ की रुद्राक्ष की माला, बड़ी अम्मा के सुहाग के जोड़े, ऐसी ही कुछ अन्य चीज़ें भी थीं जिन्हें हम पहचान नहीं रहे थे। लेकिन वे सभी टुकड़ों में कितने लुभावने लम्हे, कितनी यादें और अरमान लिए बड़ी अम्मा का निजत्व समेटे उनके साथ जी रहे थे। मैंने मझली भाभी के कथन को दोहराते हुए बड़ी चाची से धीमे स्वर में कहा, ये सभी चीज़ें भी तो बड़ी अम्मा की थीं, ब्राह्मणों को दान कर दी जाए। लेकिन करीबन एक साथ ही तीनों भाइयों के सर उभरे, नहीं नहीं, इन्हीं चीज़ों में तो हम अम्मा के साथ हैं। कैसी बातें करती हो अनु, इन्हें हम अपने साथ रखेंगे। सुनते ही लगा स्मृतियाँ अस्थिपंजर नहीं हुई हैं, अभी उनमें संवेदना बाकी है। बड़े भैया ने हम सभी की कॉपियाँ हम सभी के हाथों में पकड़ा दी थी, बड़ी अम्मा का अनलिखा वसीयतनामा। लेकिन यह सब आज इस कदर क्यों याद आता जा रहा है? बात तो इतनी सी है ना कि ताऊ जी और बड़ी अम्मा अब नहीं रहे। उस घर को होटल बना दिया गया, 3 स्टार होटल, एयरपोर्ट के नज़दीक था भी तो। हम लोग शाम 4 बजे के करीब पटना पहुंच गए थे। तैयार होकर 5 बजे तक होटल पहुंचे। मेहमानों को 7 बजे का समय दिया गया था। मुख्य अतिथि के लिए गेट से लेकर हॉल तक रेड कारपेट बिछा हुआ था। भाइयों की खुशियां तो शामिल थी ही, भाभियों के तो कहने ही क्या। वे सभी एक से बढ़कर एक सलमा सितारे जड़ी सुंदर साड़ियाँ, जड़ाऊ सेट पहने मेहमानों का स्वागत कर रही थी। होटल अपने रंग रूप और सजावट पर इतराता खड़ा था। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यहाँ 5 कट्ठा में 3 रूम का एक MIG का घर हुआ करता था, जिसमें हम लोग आया करते थे। ताऊ जी और बड़ी अम्मा का बुढ़ापा कभी रहा करता था,
जब कोई दरार नहीं, कोई पीपल का पौधा नहीं, नीचे संगमरमर का फर्श, ऊपर होटल में शिंडेलियर की छनती रोशनी। बड़े भैया उमंग और उत्साह में भरकर मुझे होटल के कोने कोने में घुमाकर दिखला रहे थे। मैंने धीरे से पूछा, पैसे तो बहुत लगे होंगे? हाँ, हम तीनों ने लगाए हैं। डॉक्टर भाई ने भी? हाँ हाँ। जब मैंने साफ साफ बराबरी की बात कही तो उसकी पत्नी ने अपने जेवर बेचकर तथा कुछ लोन लेकर रुपए दिए। मैं लगातार अंदाज़ा लगाते हुए दो चीज़ें खोज रही थी। एक तो वह बाथरूम कहाँ पर रहा होगा जिसकी छिटकिनी वर्षों से टूटी हुई थी, जो भीतर से बंद नहीं होता था। सबों को असुविधा होती थी, मन किचकिचा जाता था। एक बार मेरी लौटने की ट्रेन रात 8 बजे थी। शाम को बड़े भाई का फ़ोन आया था हाल चाल लेने। वह उसी शहर में अपने सरकारी आवास में सब परिवार रह रहे थे। मैंने फ़ोन रखते रखते उनसे कहा कि बाथरूम की छिटकिनी लगवा दें। मुझे तो असुविधा हुई ही, बड़ी अम्मा को भी परेशानी होती है। मैंने तो ठीक ठाक स्वर और लहजे में कहा था, लेकिन यकायक फ़ोन पर उनके स्वर इतने कठोर हो जाएंगे, मैंने सोचा भी न था। तुम क्या समझती हो, मेरे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन छिटकिनी लगवाने में तो मुश्किल से 14-15 रुपए लगेंगे। उतना क्या, खाने को भी नहीं है। मैं इतनी तंगी और परेशानी में जी रहा हूँ, यह तो तुम लोग समझते नहीं, ऊपर से फरमाइश करते रहते हो। मेरे वहाँ रहते कई दफ़ा उनसे भेंट हुई थी, मुझे खाने पर भी बुलाया था। सब कुछ तो हर तरह से खुशहाली व्यक्त कर रहा था। इस छिटकिनी वाली बात से कहाँ से इतनी विपदा में वह घिर गए, मेरी तो समझ में नहीं आया था। फिर उनका इस तरह से बेबाक होकर कहना मुझे हतप्रभ कर गया। मेरा गला रूंध गया था, जिसे मैं व्यक्त नहीं होने देना चाहती थी। मैंने गलती हो गई कहा और फ़ोन रख दिया। बड़ी अम्मा पास की खाट पर बैठी थी, सब कुछ समझ गई बिना कुछ बताए। मैं जल्दी से बाथरूम में घुसकर रोती हुई अपनी आंखें पानी से धोने लगी, चेहरे पर सहजता लाने का प्रयत्न करती। मैं बड़ी अम्मा के पास आकर बैठ गई थी, उन्हें अपना ख्याल रखने को कहती रही, लेकिन वो जैसे कुछ सुन नहीं रही थी। उनकी झुर्रियों में कंपन था, जैसे तलैया को हवा से हिराती निकल गई हो। अक्सर ऐसे मौके पर वो जहाँ की तहाँ कुछ देर के लिए थम सी जाती थी। मैंने एक चमचमाते बाथरूम को देखकर अंदाज़ा लगाया, यही वह बाथरूम रहा होगा जिसके दरवाजे को दीमक खा रहा था और जिसकी छिटकिनी टूटी हुई थी, जिसमें आज सारे आधुनिक फिटिंग्स लगे थे और जिसके दरवाजे तो देखने लायक थे। दूसरा, वह पीतल का नेम प्लेट था जिसे ताऊ जी की नौकरी लगते ही दादाजी ने ऑर्डर देकर बनवाया था। अंग्रेजी में लिखा उनका नाम, इन और आउट के खुलते बंद होते स्लाइड के साथ। दादाजी हर साल धन कटनी के बाद ताऊ जी के पास कुछ दिनों तक रहने आते थे, झकझक सफ़ेद धोती कुर्ता पहने। जब भी बाहर के दरवाजे से गुजरते, अपनी धोती के कोर से उस साइन बोर्ड को चमकाने लगते थे। मन में एक इच्छा जगी, यदि वो नेम प्लेट कहीं पड़ी मिल जाती तो मैं अपने पास रख लेती, लेकिन मैंने अपनी इस इच्छा को दबा लिया, किसी से पूछा भी नहीं। वैसे होटल में किसी के नेम प्लेट की क्या आवश्यकता है? फिर बेटों के आवास पर तो पिता का साइन बोर्ड लगाया नहीं जा सकता। और स्मृतियों का क्या? बादलों की तरह घुमड़ घुमड़ कर आंखों की राह बरस ही जाते हैं। मैंने बड़ी चतुराई से अपने आंसू छिपा लिए। रंगमंच पर उस कथानक का यह अंतिम दृश्य था। सजा सजाया होटल, अप्सराओं सी सजी धजी होटल की साझेदार मालकिनें, बधाइयाँ देते अतिथिगण। मुख्य अतिथि पर्यटन मंत्री पधार रहे थे। वीडियो कैमरामैन मंत्री जी के साथ तस्वीरें खिंचवाने को सबसे आतुर मेरी छोटी भाभी दिख रही थी। तीनों ने इस घर को 3 स्टार होटल बनवाने में खुलकर खर्च किया था। होटल से इनकम था, यह इनकी आमदनी का बड़ा स्रोत सिद्ध होने वाला था। ताऊ जी तो होटल नहीं हो सकते थे,
सो दरारों के बीच जीते रहे, पीपल की पौध सा छाती पर कर्ज का बोझ लिए। लेकिन होटल भी तो अम्मा ताऊ जी नहीं हो सका। उनकी बड़ी अम्मा की रसी बसी गंध कहाँ खो गई। उनकी मुस्कुराहटें, उनके भोगे क्षणों को, स्पर्श को जैसे मोजाइक के पत्थरों से घिस घिस कर, धो पोंछ कर नाली की राह बहा दिया था। उनका कोई स्मृति चिन्ह, कुछ भी तो शेष नहीं। उनकी छोटी छोटी इस्तेमाल की चीज़ें सब अब कहाँ स्थान पाई होंगी, शायद किसी स्टोर रूम के अंधेरे कोने में पड़ी होंगी। हम लोग दूसरे दिन वापस आ रहे थे। वह होटल रास्ते में पड़ता था। पता नहीं क्या सोचकर मेरी बेटी ने वहाँ गाड़ी रुकवा दी। चुपचाप एकटक देखती रही। फिर हम आगे बढ़ गए। सर झुकते भी तो होटल अनुराग रूंधे गले से आशीष तो देता नहीं।